हैं। गुड आफ्टरनून सभी को नमस्कार। तो देखिए, काफ़ी दिनों से लाइव नहीं आए थे। आज काफ़ी 2-4 दिन से मन कर रहा था कि लाइव आएँ, जब से वापस से स्कूलें बंद हुई हैं, और उस पर थोड़े चर्चा करें कि इस दौरान क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। कुछ बच्चों की क्यूरीज आ रही हैं, कुछ टीचर्स की क्यूरीज आ रही हैं, सब लोगों की अपनी अपनी क्यूरीज आ रही हैं। तो उस क्यूरीज के अंदर देखिए, कुछ बच्चों का कहना है कि सर ऐसे टाइम में हम कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, एग्ज़ाम्स होंगी या नहीं होंगी तो कब से होंगी, स्कूल्स वापस कब खुलेंगे, कैसे हमारी पढ़ाई होगी, इस दौरान हम क्या करें, सर मन नहीं लग रहा है घर के ऊपर, घर पे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अलग अलग तरीके के व्यूज़ अलग अलग स्टूडेंट्स के आ रहे हैं इस दौरान। तो देखिए, सारी बातों को शुरुआत मैं एक स्टोरी से करना चाहूँगा आपके साथ। ये बात है लगभग 1665 की, 1665 की, और हमारे फिजिक्स के एक महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन 1665 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो इंग्लैंड में है वहाँ स्टडी कर रहे थे, और उनकी उम्र उस टाइम में लगभग रही होगी मेरे हिसाब से 22-23 साल की। उस दौरान 1665 में कैम्ब्रिज में पढ़ते हुए, कैम्ब्रिज एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसी की एक कॉलेज थी ट्रिनिटी कॉलेज, उसी में पढ़ रहे थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती हैं, और उसी ट्रिनिटी कॉलेज से ही हमारे नेताजी नेहरू जी पढ़े हुए हैं। उसी ट्रिनिटी कॉलेज से बहुत सारे दार्शनिक पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष उससे पढ़े हुए हैं। तो उसी से न्यूटन भी पढ़ रहे थे, सर आइजैक न्यूटन। और 1665 में अचानक एक घटना घटी, ब्रिटेन में प्लेग फैल गया, आपको ध्यान होगा। और प्लेग भी अभी जैसा अपना ये कोविड वायरस है, इसी की तरह से था। तो वो भी उस समय टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, साइंस भी नहीं थी, ये भी नहीं पता चलता था कि वायरस की वजह से हो रहा है या किस वजह से हो रहा है, क्या इसके पीछे रीजन है। तो उस समय भी वो सोशल डिस्टेंसिंग एक रास्ता निकाला गया कि इस प्लेग से बचने के लिए रास्ता क्या हो सकता है, क्योंकि प्लेग संपर्क में आने से फैलती थी। छूत की बीमारी कहते थे इसको। एक के संपर्क में दूसरा आ रहा था, दूसरे संपर्क में तीसरा आ रहा था, तो बड़ी तेजी से फैल रही थी। और उसी समय ट्रिनिटी कॉलेज में न्यूटन स्टडी कर रहे थे, उनके भी सामने प्रॉब्लम आई। लॉकडाउन जैसी स्थिति वहाँ पे की गई, लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया। तो उसी समय न्यूटन ने डिसाइड किया कि मुझे भी ऐसी स्थिति में दूर हो जाना चाहिए लोगों से। और वो वहाँ से लगभग 100-200 किलोमीटर दूर उनका घर रहा होगा, वहाँ पे वो लोग चले गए। न्यूटन अकेला चला गया अपने घर के ऊपर, और उनका जाना भी सही रहा, क्योंकि उस समय ये बताते हैं कि लंदन की 1/4 आबादी प्लेग के कारण खत्म हो गई थी, 1/4 आबादी। तो वो एकांत में चले गए, और एकांत में जाकर के लगभग साल भर उनको एक ऐसा मौका मिला कि वो साल भर अकेले कमरे में रहे, किसी से संपर्क नहीं हो पाया। ज़्यादा से ज़्यादा खिड़की से झांकते थे, अपने कमरे में रहते थे, वहीं पे रहते थे। और उस दौरान न्यूटन ने क्या किया, अकेले एकांतवास में रहकर के न्यूटन ने उस समय कैलकुलस, जो आज हम पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जो साइंस से जुड़े व्यक्ति हो समझ रहे होंगे, अवकलन समाकलन, उस कैलकुलस की शुरुआत की वहां पे, उसको इजाद किया उस एकांतवास के दौरान। उसी एकांतवास के दौरान न्यूटन ने उसी घर के पास में एक पेड़ था, घर के बाजू में, उस पेड़ के पास छाया रहती थी अमूमन, बड़ी मुश्किल से एक जगह पे लाइट आ पाती थी। एक पतली लाइट की किरण वहां पे पहुंचती थी एक पर्टिकुलर जगह पे, और उसी पे स्टडी किया। और उसी समय ये मानते हैं कि प्रकाशिकी का जन्म हुआ, ऑप्टिक्स का जन्म हुआ। ऑप्टिक्स के बारे में काफी रिसर्च न्यूटन ने उस एकांतवास के दौरान की। कुछ ऐसा ही प्रोग्राम रहा। जब घटनाक्रम हम पढ़ते हैं, सेव का घटनाक्रम, कि न्यूटन ने सेव पे जो रिसर्च की थी, उस रिसर्च के दौरान
ये वो भी वहीं पे रिसर्च की गई थी, वही खिड़की से पेड़ देख रहे थे, सेब का पेड़, और उसी समय गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की थी जब वो एकांतवास के दौरान थे। और उस एकांतवास में रहते हुए न्यूटन ने उसको ऑब्जर्व किया। सेब न्यूटन के उस एकांतवास से पहले भी नीचे ही गिरा करते थे, पेड़ों के पत्ते भी नीचे ही गिरा करते थे, और चीजें भी उस दौरान नीचे ही गिरा करती थी। लेकिन ऑब्जर्वेशन कब किया न्यूटन ने? जब वो क्या थे, एकांतवास में थे। उस एकांतवास के दौरान न्यूटन ने क्या किया, अपने आप को ऑब्जर्व किया। आदमी चीजों को ऑब्जर्व जब करता है जब वो अकेला होता है, उन चीजों को ऑब्जर्व करता है जो सामान्य भीड़ में रहते हुए, सामान्य अवस्था में रहते हुए उन चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। तो न्यूटन ने भी कुछ ऐसा ही किया, उस समय उन चीजों को न्यूटन ने ऑब्जर्व किया। तो उस एप्पल के घटनाक्रम को ऑब्जर्व किया कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, और उसको ऑब्जर्व कर करके उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का एक शक्तिशाली सिद्धांत हमें दिया। और न्यूटन की जो रिसर्च थी वो बहुत पावरफुल थी। खुद आइंस्टीन ने भी ये कहा है कि मैं आइंस्टीन इसलिए हूं कि मैं न्यूटन के कंधों पे बैठा हुआ था, कि न्यूटन की जो रिसर्च थी वो मेरे से पहले हो चुकी थी, न्यूटन रिसर्च कर चुका था। यदि उस समय न्यूटन ये रिसर्च नहीं की होती न्यूटन ने, तो आज मैं वही कर रहा होता जो उस समय न्यूटन ने किया था। ये खुद आइंस्टीन के कथन है। तो आप सोचिए कि उस एक साल के दौरान न्यूटन ने कितना कुछ रिसर्च किया, कितना कुछ पाया, एकांतवास में रहकर के। प्लेग की महामारी फैली हुई थी, जैसे अपने कोविड-19 चल रहा है, लोगों को एक दूसरे संपर्क में नहीं आना था, इस टाइम भी कुछ ऐसा ही माहौल है। तो एकांतवास में रहते हुए ऐसा ही किया। ऐसे ही नेल्सन मंडेला जो थे वो भी जेल में रहे, एकांतवास में रहे। तो उन्होंने अपने आप, उनको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारा परिवर्तन किया, और उसके बाद का जो युग था उनके, उसमें बहुत बड़ा योगदान था। अपने गांधी जी हैं, जेल में गए, सत्याग्रह किए। ऐसे ही 2000 की बात बताऊं, 20वीं सदी की बात बताऊं, 20वीं सदी के प्रारंभ में एक महान व्यक्ति उसी कॉलेज से आए, जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लेकिन कॉलेज दूसरा था उसके अंडर में आने वाला, किंग्स कॉलेज। किंग्स कॉलेज से महर्षि अरविंद 20वीं सदी के शुरू में वहां से अपने डिग्री डिप्लोमा लेकर के आए, पढ़ करके आए। अपने आकर के बंगाल की जो बंग भंग नीति थी, बंगाल विभाजन के दौरान, वो बड़े क्रांतिकारी विचार थे, चाहते थे कि देश को मैं कुछ दूं, कुछ समर्पण करूं। और 1908 में उनकी गिरफ्तारी हुई बंगाल विभाजन के दौरान, और 1 साल तक उनको इस तरह से काल कोठरी में रखा गया। आपने कहीं देखी हो, कुछ लोगों ने देखी होंगी हो सकता है, इस तरह की जेल। उनमें क्या होता था कि पूरा बंद रहता था, और ऊपर छत के ऊपर एक छोटी सी खिड़की रखते थे, और उस खिड़की से सिर्फ और सिर्फ आसमान देखा जा सकता था, उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। इतनी वो उनकी जेल की सजा रहती थी, और उस खिड़की से कुछ भी नहीं सूझता था। तो ऐसे एकांतवास में महर्षि अरविंद 1 साल तक रहे। और 1 साल बाद जब अरविंद बाहर आए तो लोगों ने सोचा कि अरविंद अब वापस अपना योगदान देंगे क्रांति के अंदर, देश की आंदोलन में योगदान देंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे। लेकिन महर्षि अरविंद को अपना रहस्य समझ में आ चुका था। इस 1 साल के उस कोठरी के चिंतन के दौरान महर्षि अरविंद ने यह तय कर लिया था कि मुझे क्या करना है और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और वो साउथ में चले गए, उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया। और आज सब जानते हैं कि अरविंद दर्शन के मुकाबले, इस तरह से जब हम भी एकांत में होते हैं तो वो या तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है या एक डिजास्टर बन जाता है। डिपेंड करता है अपने ऊपर। जैसे न्यूटन ने, गांधी जी ने, महर्षि अरविंद ने, नेल्सन मंडेला ने, इन लोगों ने उस एकांतवास का जितना फायदा उठाया, और सब लोग जितने भी महात्मा बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, सभी लोग एकांत ढूंढना चाहते थे। और उसी एकांत की ही ताकत थी, उसी मौन की ही ताकत थी जिसके कारण वो इतने बड़े महापुरुष बन पाए। तो आज ये जो कोविड आया है, इस संकट में भी हम भी लोग एकांत में रह करके, दूरी बना करके, घर में रह करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं।
आपदा अवसर लेकर के आती है। मेरा ये हमेशा से मानना है कि कोई भी आपदा अवसर लेकर के आती है, चाहे कितनी भी बड़ी आपदा हो, विपत्ति हो, उसमें एक अवसर जरूर छुपा होता है। जरूरत है उस अवसर को ढूंढने की। तो इस आपदा के समय में भी हम लोग अवसर ढूंढें। सभी विद्यार्थियों से भी मेरा निवेदन है कि वो इस आपदा के काल में एक ऐसा अवसर ढूंढें, वो अपने आप को जाने, पहचाने, अपने आप से बात करें। अपने आप को जब आप पहचानोगे, अपने आप से बात करोगे। जब हम पढ़ा करते थे तो एक चैप्टर हुआ करता था बातचीत। अब नहीं पता कि वो किसी क्लास में चल रहा है या नहीं चल रहा है। हिंदी में एक चैप्टर हुआ करता था बातचीत, और उसमें श्रेष्ठ बातचीत बताया गया था कि आदमी जब 2 व्यक्ति बात करते हैं तो बातचीत होती है, 3 व्यक्ति बात करते हैं तो बातचीत में थोड़ा टूटन आ जाती है, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, और 4-6 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बातचीत नहीं होती, फिर लफाजी होती है और झूठी बातें होती हैं। तो जब 2 आदमी बात करते हैं तो श्रेष्ठ बातचीत होती है। लेकिन उसी चैप्टर के सार में था अंत में कि जब व्यक्ति अपने आप से बात करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ बातचीत होती है। अपने आप से बात करना ही सर्वश्रेष्ठ बातचीत है। और जिस दिन जिस व्यक्ति को अपने आप से बातचीत करना आ गया, अपने आप को समझना आ गया, उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, कभी नहीं रोक सकता। तो अपने आप के लिए समय निकालिए, अपने आप से बातचीत कीजिए और देखिए कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं इस समय का कैसे सदुपयोग कर सकता हूँ, इस विपदा के समय में मैं कैसे अपने आप का योगदान दे सकता हूँ। दूसरी बात अपन चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो के दौरान, कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे, तो अपन सारी चर्चा को 3-4 हिस्सों में बांट लेते हैं। मान लीजिए कि एक तो कोविड क्या है, दूसरा स्कूलें बंद है, लॉकडाउन की स्थिति है, कहीं लॉकडाउन है, कहीं थोड़ा खुला हुआ है। स्कूलें बंद है तो अपने लिए कंप्लीटली लॉकडाउन ही एक तरीके से। तीसरा, एग्जाम्स होंगी या नहीं होंगी, होंगी तो कब होंगी बच्चों की। चौथा, हम देख सकते हैं कि पढ़ाई की तैयारी कैसे करें, और पांचवा हम देख सकते हैं कि स्ट्रेस से कैसे बचे ऐसे दौरान। तो अपनी बातचीत को इन 5 हिस्सों में अपन बांट सकते हैं। लॉकडाउन, वायरस, एग्जाम्स होंगी या नहीं होंगी, एग्जाम्स के बाद में एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें यदि होंगी तो, और स्ट्रेस से कैसे बचें। तो पहले बात करते हैं अपन कोविड की। कई बार चर्चा चलती है कि कोविड है या नहीं है, क्या मान्यता है, क्या माने। कई लोग कहते हैं कोरोना है ही नहीं, कई लोग कहते हैं कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इस चीज पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कोरोना बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है और वास्तव में कोविड है। यदि कोविड नहीं होता तो आप देख रहे हो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें पीछे बंद हुई हैं, ट्रेन जो आज तक के इतिहास में कभी बंद नहीं हुई थी चालू होने के बाद, वो भी बंद हुई हैं। पूरे मार्केट्स बंद किए जा रहे हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, एजुकेशन सिस्टम पूरा बंद किया जा रहा है। तो कोविड है और अब तो बहुत तेजी से फैल रहा है अपने इंडिया के अंदर। ऑक्सीजन गैस की भी कमी पड़ रही है, बेड्स की भी कमी पड़ रही है। सरकार उस पर हमारी प्रयास कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है। अपने अपने बूते के हिसाब से सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या उनकी तैयारियां हैं वो उन पर डिपेंड करती हैं, लेकिन वो लोग सब लोग तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन कोविड है। अब कोविड है तो उस चीज के लिए अपन क्या करें। उस कोविड की स्थिति के अंदर हम लोग उस कोविड को फैलने से रोक सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर करके, अपने घर पर रह करके, मास्क यूज कर करके। क्योंकि हर आदमी योगदान देगा तो ही कोविड रुकेगा। योगदान यदि आदमी नहीं देगा तो कोविड नहीं रुकेगा। हर आदमी को अपना योगदान देना पड़ेगा। हर आदमी को ये समझना पड़ेगा कि मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूं और मेरी ये दायित्व बनता है कि मैं कोविड फैलने से बचाऊं या बचूं, खुद भी बचूं और दूसरों को भी बचाऊं, संक्रमण न हो। तो एक जिम्मेदार नागरिक की भांति हम मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप समझिए कि आप एक बस में बैठे हो और किसी एक व्यक्ति भी वहां संक्रमित है और उस व्यक्ति ने एक छींक मार दी या एक बार खांस दिया, तो सोचिए कितनी तेजी से संक्रमण फैल सकता है। और कोविड के बारे में ये मत समझिए कि अभी चला जाएगा इतना जल्दी जाने वाली चीज नहीं है। मैंने
एक अभी 1918 में जो महामारी फैली थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, जो सैनिक बाहर से आए थे और वो सैनिकों के कारण महामारी इंडिया में आई थी और बहुत ज़्यादा करोड़ों की संख्या में मौतें हुई थी, और उस पर मैंने एक बुक पढ़ी थी, तो उसकी 3-4 वेव आई थी। वो लगभग 1923-24 तक 4-5 साल तक वो महामारी रही थी, 3-4 अलग अलग वेव आई थी। तो कोविड की भी ये सेकंड वेव अपने चल रही है सामने, हो सकता है कि थर्ड वेव और फोर्थ वेव भी आए, इस चीज़ को हम नहीं नकार सकते। हालांकि साइंस उस टाइम से आज के दिन साइंस थोड़ी डेवलप हुई है, लेकिन अभी भी कोविड की वैक्सीन नहीं ईजाद हुई है, सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही वैक्सीन है, इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए ही वैक्सीन है, और उसका इम्पैक्ट जब खत्म हो जाता है तो फिर कोविड हो सकता है। कोविड से जो व्यक्ति संक्रमित हो चुका है उस व्यक्ति को भी फिर से कोविड हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को कोविड हो सकता है। तो अभी भी इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि हम जिम्मेदारी से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सभी लोग एक दूसरे मास्क लगा करके चलें, संपर्क में ना आए, इन्हीं चीज़ों के साथ अपन करें। तो ये तो रही कोविड की बात। एक व्यक्ति कितना कोविड फैला सकता है? जितनी ज़्यादा भीड़ है, अभी खैर पॉलिटिक्स हो रही थी कि भाई ये सारी चीज़ें चल रही हैं, रैलियां चल रही हैं, भीड़ चल रही है, महाकुंभ चल रहा है। मेरे हिसाब से नहीं चलना चाहिए था, और गवर्नमेंट ने इन चीज़ों पे संज्ञान भी लिया और इनको जल्दी ही बंद भी कर दिया गया है। उसके लिए धन्यवाद है गवर्नमेंट को, क्योंकि संक्रमण आप समझिए, एक व्यक्ति भीड़ में यदि छींक दिया तो 100 आदमी को संक्रमित कर सकता है, बहुत तेजी से संक्रमण फैलता है। इसलिए हमें सबको सहयोग करना है और ये मान के चलना है, मेरा ये मानना है पर्टिकुलर, कि इस कोविड की अभी खत्म नहीं होने वाला इतना जल्दी। आप समझ रहे हैं कि 15 मई को खत्म हो जाएगा, 30 मई को खत्म हो जाएगा, 1 जून के लिए गाइडलाइंस दी हैं तब खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मेरा ये मानना है कि कोविड अभी लंबा चलेगा और इसकी थर्ड, फोर्थ और आदि वेव भी और आ सकती हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखें सभी लोग। दूसरी हमारी बात है कि जब कोविड है हमारे सामने, तो इस स्थिति में हम क्या करें? लॉकडाउन का क्या सीन है? तो लॉकडाउन का तो यही है कि लॉकडाउन में आपको बता रहा हूँ कि लॉकडाउन या ये जो सिचुएशन है, स्कूल्स जो लोग हैं अपनी, ये लंबे समय के लिए चल सकती हैं। अमेरिका में जो संक्रमण रेट आज अपने यहाँ पे ही अमेरिका में आई थी लास्ट ईयर, और वहाँ पे जब ये वेव आई थी तो सीधे 4-5 महीने के लिए स्कूल्स बंद कर दिए गए थे और उसके बाद फिर बढ़ाई गई थी। और वही सिचुएशन आज है हमारे। तो रियल कोविड तो आया ही अभी है, फैलना ही अभी स्टार्ट हुआ है, तो रियल कोरोना तो हमारे यहाँ आया ही अभी है। तो इस स्थिति में ये मान के चलिए आप कि स्कूल्स अभी, मेरा ये पर्सनल मानना है कि जुलाई से पहले तो खुलने का सवाल ही नहीं है, और जुलाई में भी गवर्नमेंट रिव्यू करेंगी। जैसा कि CBSE ने तो आदेश भी दे दिया है, 10th के एग्जाम्स भी रद्द कर दी हैं, और रद्द कर करके सीधा बोल दिया है कि हम 1 जून को फिर से रिव्यू करेंगे। और 1 जून को रिव्यू करेंगे तो भी इतना जल्दी स्कूल्स नहीं ओपन की जा सकती। आप समझते हो, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर सिटी में, एक जिले में भी कोविड है, मान लो जयपुर में है या जोधपुर में है, अब स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम करवाना चाह रही है, तो जयपुर वाले बच्चों को कैसे करवाएगी यदि जयपुर में कोविड का संक्रमण ज़्यादा है? झुंझुनू में मान लो खत्म हो गया, सीकर में खत्म हो गया, और कहीं खत्म हो गया, चूरू में खत्म हो गया, सब जगह खत्म हो गया पूरे राजस्थान में, लेकिन जयपुर में संक्रमण अभी भी है। जयपुर में कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं, वहाँ लॉकडाउन चल रहा है। तो उस स्थिति में आप सोचिए कि एग्जाम्स कैसे हो सकते हैं? क्या जयपुर के बच्चे एग्जाम नहीं देंगे? वो भी बच्चे हैं, वो भी एग्जाम देना चाहेंगे। तो इन सभी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए मेरा ये मानना है कि कोविड अभी चलेगा, स्कूल्स को भी वापस अपने शेड्यूल पे आने में टाइम लगेगा। तो एग्जाम्स जो होंगी, एग्जाम्स की अपन बात कर रहे हैं, वो ये मानिए कि 10th के एग्जाम्स गवर्नमेंट पोस्टपोन कर सकती है, लेकिन कर देना चाहिए था यदि करना था तो। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि 10th के एग्जाम्स को पोस्टपोन कर देना, मतलब खत्म कर देना चाहिए था, जैसे CBSE ने किया है और अन्य बोर्ड्स ने भी किया है। तो मेरी तो ये भी रिक्वेस्ट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से या अपने शिक्षा मंत्री जी से कि वो इन चीज़ों पे संज्ञान दें और 10th के एग्जाम कैंसिल कर दें। लेकिन मुश्किल लग रहा है जिस तरीके से ये सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि उनको कैंसिल करना होता तो आज तक कर चुके होते, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे कि एग्जाम से 20 दिन का टाइम निकालने के बाद हम ये ऑर्डर निकालेंगे एग्जाम्स कैंसिल की जाती हैं। इससे उनके खुद के लिए भी, उनकी इमेज पे गलत इम्पैक्ट आता है। तो यदि उनको कैंसिल करना होता तो कर दिया होता, या 1-2 दिन में कर देंगे।
यदि 1-2 दिन में 3 दिन में यदि कैंसिल होने के आदेश नहीं आते हैं 10th के एग्जाम्स के, तो फिर एग्जाम्स होंगी। अब वो कब होंगी, जून में होंगी, जुलाई में होंगी, मौका देख करके इस पे एनालिसिस किया जाएगा, मेरा ये मानना है। और तब कहीं जाकर के मौका देख कर की जाएगी, जून जुलाई अगस्त में एग्जाम्स होंगी। अभी तो नहीं होंगी, कम से कम 1-1.5 महीने तो एग्जाम्स का सवाल ही नहीं उठता है। रही बात 12th के एग्जाम्स, तो वो जरूर होंगी, क्योंकि 12th के एग्जाम्स के बेस्ड एडमिशन्स होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, इनके बेस पे ही एग्जाम्स होंगे, 12th के बेस पे ही। तो 12th के बेस पे ही एग्जाम्स होंगे। उसी पे चलते हुए हम देखें कि एडमिशन्स होंगे, 12th के नंबर चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए 12th के एग्जाम तो हर हाल में होंगे। अब वो होंगे कब, आगे होंगे, कितना शिफ्ट होते हैं, वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन कोविड की रहती है, तो इस चीज़ पे डिपेंड करती है। लेकिन इस दौरान अब कैसे पढ़ाई करें, तो हमने जो ही कोविड स्टार्ट हुआ, लास्ट ईयर भी जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसके 7 से 8 दिन के बाद ही हमने लाइव क्लासेज स्टार्ट कर दी थी, लाइव टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी थी। और आज भी हमने इसी पिछले मंडे से ही 2 दिन बाद ही अपने लाइव क्लासेज स्टार्ट कर दी। और कई बच्चों से तो ये मैसेज आता है, जो अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि हमें लाइव क्लासेज में सर इतना मज़ा आ रहा है, जितना स्कूल में डिस्टर्बेंस होता था, लाइव क्लास में कहीं डिस्टर्बेंस ही नहीं है। तो लाइव क्लास में हम पढ़ते हैं, न तो कोई बीच में अटेंडेंस के लिए आता है, न कोई दूसरा टीचर आता है, न कोई नोटिस आता है, न सर बाहर जाते हैं अंदर, कुछ नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती, न बाजू वाला बच्चा परेशान करता है। हम सीधा लाइव क्लास को देखते हैं और हमारा बड़ा मन करता है। अच्छा, इंटरेक्टिव होती है लाइव क्लासेज, अपने ऐप के ऊपर लाइव क्लासेज इंटरेक्टिव होती हैं। कोई भी बच्चा कभी भी टीचर को रोक सकता है। जैसे मैं अभी लाइव ये वीडियो ले रहा हूँ, तो इस दौरान कोई भी बोल सकता है। जैसे आपके पास ये सुविधा होगी, ये बात कैसे आप मेरे से कंसल्ट कर पा रहे हो, तो उससे अच्छी सुविधा क्या होगी। हमारे यहाँ लाइव क्लासेज में हमने व्यवस्था की तुरंत, और उस व्यवस्था में सभी टीचर्स ने बहुत अच्छा योगदान दिया। टीचर्स का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस पेंडेमिक में सभी लोग घर से क्लास ले रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, और बच्चों के लिए लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। तो उन लेक्चर्स को तैयार कर करके, और जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दौरान हम एक लेक्चरर रहता है और दूसरा को होस्ट रहता है, दूसरा टीचर। तो को होस्ट की ये जिम्मेवारी होती है हमारे यहाँ कि जो बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहे, मैं बात करूंगा विष्णाराम जी आपकी बात पे अभी, तो जो बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहे, उस बच्चे के लिए हैंड रेज का ऑप्शन रहता है कि वो बच्चा हैंड रेज करेगा। को हर क्लास के बाद क्या होता है, 15 मिनट का या आधे घंटे का ब्रेक रहता है, और डेली हमारी 5 से 6 घंटे की लाइव क्लास चलती हैं। तो इतनी अच्छी लाइव क्लासेस के बाद में बच्चे आराम से पढ़ पा रहे हैं। तो और जल्दी हम इसके लिए 1-2 दिन में हमारा ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं, ताकि और बच्चे भी, हमारी संस्था के बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, दूसरी संस्थाओं के बच्चे भी, बाहर जो बच्चे जिनके लिए सुविधा अवेलेबल नहीं है, उनके लिए भी ये सुविधा जल्दी हम अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो ताकि वो बच्चे भी इसके साथ में पढ़ पाएँ। MD स्कूल की फैकल्टी से जो पढ़ने का मन रखते हैं, वो चाहते हैं कि हम MD स्कूल के स्टाफ से पढ़ना चाहेंगे, तो वो भी पढ़ सकते हैं जुड़ करके। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने इसके अंतर्गत दे रखी हैं, और बच्चे घर पर रह करके, मेरा ये मानना है कि इस आपदा को अवसर के रूप में बदलें, बहुत अच्छे से इस चीज़ की तैयारी करें। जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। और तैयारी सब्जेक्ट को सीखना है, रटना नहीं है, मार्क्स नहीं लेके आने हैं, सब्जेक्ट को सीखना है, लर्न करना है हमें। और जितना अच्छा कर सकते हैं, इस समय जो नॉन बोर्ड की क्लास के बच्चे हैं उनकी भी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, तो वो बच्चे भी चाहें तो क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। जिन टॉपिक्स पे उनकी पकड़ कम है, उन टॉपिक्स पे अपनी पकड़ बना सकते हैं, पूरे तरीके से पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा नॉलेज वो ग्रहण कर सकते हैं। जिस टॉपिक में कमी है, जो टॉपिक हार्ड लग रहा है, उसी को पढ़िए, उसको टाइम दीजिए और उसको मजबूत कर लीजिए। जो आज तक आप पीछे की क्लासेज में या अभी की जो करंट क्लास में जो कमी रह रही है जिस टॉपिक में, उसको पढ़ने का एक सुनहरा मौका है। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ अच्छी, जो नॉन बोर्ड के बच्चे हैं, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छे नॉवल पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं,
उसकी स्ट्रेस को मैनेज, स्ट्रेस भी मैनेज होगा, जो हमारा लास्ट पॉइंट था, इससे आपका स्ट्रेस भी मैनेज होगा। बुक्स पढ़ने से, नॉवल पढ़ने से, मोटिवेशनल बुक्स आप पढ़ सकते हो, कहानियों की बुक पढ़ सकते हो, जो चीज़ की आपकी रुचि है। और स्ट्रेस और भी कई चीज़ों से कम किया जा सकता है। इस दौरान आपकी किसी की संगीत सीखने की इच्छा है, कोई वाद्य यंत्र बजाने की इच्छा है तो संगीत सीख सकते हो। इस दौरान आपकी इच्छा है कि मैं गाना सीखूं तो गाना गुनगुना सकते हो, गाने गा सकते हो। इस दौरान आपकी इच्छा है मैं पेंटिंग करूं, ड्राइंग करूं तो वो आप कर सकते हो। इस दौरान आपकी स्पोर्ट्स की इच्छा है तो घर पे रह करके जो स्पोर्ट्स खेले जा सकते हैं, जिनकी तैयारी की जा सकती है, वो तैयारी भी आप बड़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो इस दौरान। तो इस तरह से आपका स्ट्रेस भी नहीं होगा और आप इजीली इस टाइम को निकाल पाएंगे, सीख पाएंगे, इस आपदा को अवसर में बदल पाएंगे। अपने घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। नहीं तो पहले ये होता था कि पापा मम्मी जॉब पे जा रहे हैं, पापा जॉब पे जा रहे हैं, वो आ ही नहीं पा रहे हैं, शाम तक आते हैं, सुबह वापस चले जाते हैं, बातचीत ही नहीं हो पाती है। तो घर वालों के साथ भी एक क्वालिटी टाइम अपने मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ, चाचा ताऊ के साथ क्वालिटी टाइम आप बिताइए। इस टाइम में उनसे बहुत सारे उनकी ज़िंदगी के जो अनुभव हैं वो लीजिए, सीखिए। वो भी एक रियल ज्ञान है अपने आप में। तो वो ज़िंदगी के अनुभव भी उनके साथ बैठ करके आप भी अपने अनुभव शेयर कीजिए, उनके अनुभव भी आप सीखिए। इससे आपका स्ट्रेस भी मेंटेन रहेगा, चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। तो इस तरीके से कोई एक्सरसाइज कर सकते हो आप। सुबह मॉर्निंग में उठ करके हल्की फुल्की दौड़ लगा सकते हो, इधर उधर कहीं जा सकते हो, हल्का फुल्का घूम सकते हो एकांत में जहाँ रहते हो। तो इस तरह के आप मेंटेन रखिए और पूरे तरीके से पॉजिटिव रहिए, इस आपदा को अवसर में बदलिए। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों से निवेदन है कि इस आपदा को अवसर में बदलिए, सभी को सहयोग कीजिए। टीचर से कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट है मेरी कि वो इस आपदा में स्टूडेंट्स का भरपूर सहयोग करें। सभी लोग इस चीज़ को देखें, जानें। बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स का सहयोग करें, पेरेंट्स के सानिध्य में रहें, अच्छी तैयारी करें। पूरी तरह से इस आपदा को अवसर में बदलिए, हेल्दी रहिए, मेंटली भी हेल्दी रहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव में जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।